हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम द्रव्य जो है उसके बारे में देखेंगे, उसकी निरुक्ति, उसका जो लक्षण है वह देखेंगे। फिर उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, वो सभी चीज़ जो है हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। और इसके पहले का जो लेक्चर है द्रव्य गुण लेक्चर्स में, तो उसमें हमने क्या देखे थे कि जो द्रव्यगुण शास्त्र है उसकी परिभाषा क्या है ना। उसकी फिर सप्त पदार्थ क्या होते हैं, कौन कौन से सप्त पदार्थ है, उसके बारे में हमने पूरा जो है वो अच्छे से देख चुके थे। ठीक है। अगर जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, द्रव्य के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन। ओके। ठीक है। ओके। तो द्रव्य की निरुक्ति हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, द्रव्य की निरुक्ति क्या होती है। तो ध्रुवगतो, ध्रुवगतो जो है यह धातु है। ठीक है, ध्रुवगतो धातु जो है, इससे द्रव्य शब्द जो है वह निष्पन्न है। ध्रुवगतो धातु से द्रव्य शब्द जो है वह निष्पन्न है। ठीक है। यहाँ गति से, जो गति है मतलब हमने क्या बोले, ध्रुवगतो है ना, ध्रुवगतो हमने बोले है ना, ध्रुवगतो हमने बोले। तो यहाँ पर जो गति है उससे गमन और प्राप्ति यह अभिप्रेत है। ठीक है। इस प्रकार जिसके प्रयोग से रोग जो है वह दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह बना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्य की निरुक्ति क्या हो गई कि ध्रुवगतो धातु से द्रव्य शब्द जो है वह क्या है, निष्पन्न है, मतलब कि बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि मेन अपन को फोकस किस पे करना है, ध्रुवगतो, ध्रुवगतो धातु जो है उससे द्रव्य शब्द जो है वह बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर जो गतो है मतलब कि जो गति है उससे गमन और प्राप्ति ऐसा ऐसा क्या है, अभिप्रेत किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार जिसके प्रयोग से मतलब कि जिसके प्रयोग से जो हमारे शरीर के जो रोग है वह दूर हो जा रहे हैं और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह बना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये द्रव्य शब्द जो है उसकी निरुक्ति हो गई। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कि द्रव्य जो है उसका लक्षण क्या होता है ना, द्रव्य का लक्षण क्या होता है, वह सभी चीज़ हम देखेंगे। तो द्रव्य का लक्षण क्या है कि यत्राश्रिता कर्म गुना कारणम समवायी यत तत द्रव्यम। तो यह क्या हो गया कि इसका द्रव्य जो है इसका लक्षण हो गया। ठीक है। तो ये जो श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी अपन को क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द्रव्य का लक्षण बताओ, तो हमको वो श्लोक जो एकदम से याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन उसका जो समरी है मतलब कि उसका जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन है श्लोक का वो अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन को श्लोक जो है वो आना जरूरी है। ठीक है। ओके। तो द्रव्य लक्षण अगर बोलेंगे तो यत्र श्रिता कर्म गुना कारणम समवायी यत तत द्रव्यम। ठीक है। यह कहाँ से लिया गया है, चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय 51 श्लोक। ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें गुण और कर्म जो है यह आश्रित होते हैं तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो मतलब ऐसा जिसमें कि गुण और कर्म जो है वह आश्रित होते हैं तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य का लक्षण जो है ये अच्छे से याद रखना है हमें। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, द्रव्य के वर्गीकरण की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है कभी कभी 15 मार्क्स पे भी पूछता है कि द्रव्य का वर्गीकरण बताओ है ना। और वो पूरे जो है, जो कितने पूरे इतने सारे वर्गीकरण है उसमें हमको सभी बताने पड़ते हैं और सभी जो है उसको पूरा ब्रीफ उसका लिखना भी पड़ता है। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद द्रव्य वर्गीकरण की अपन बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहला है चेतना भेद से। चेतना भेद से मतलब कि चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य उसमें आ जाते हैं। ठीक है। ओके। चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इज दैट इज कार्य कारण भेद से। कार्य कारण भेद से वाला जो है उसमें क्या आ जाएंगे, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। ठीक है। इसका हम पूरा जो है ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, मतलब इसके बारे में पूरा देखेंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि किस किस के बेसिस पर वहाँ पर क्या है, भेद किया गया है, वो मैं बस थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम पूरा ब्रीफ में देखेंगे। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि उत्पत्ति भेद से। उत्पत्ति भेद से अगर बोल रहा है तो उसमें क्या कौन कौन से आ जाएंगे, तो उसमें आ जाएगा पार्थिव, याप्य, आप्य, आग्नेय,
वायव्य और आकाशीय। मतलब कि आपको तो पता ही है सबको कि हमारा जो सभी संसार है, इतना बड़ा जो संसार है वह सभी पंच भौतिक ही है, क्योंकि हर एक द्रव्य जो है वह पंच महाभूत से बना हुआ है ना। हर एक द्रव्य जो है वह पंच महाभूत से बना गया है। और जो पंच महाभूत जो है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि जो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, है ना, अग्नि, ये सभी चीज़ जो है ना, तो इन सभी के जो कुछ उनके गुण रहते हैं, उसके कार्य रहते हैं, उसका रस, उसका वीर्य, उसका विपाक, इन सभी के आधार पर ऐसे द्रव्य जो है उसको वर्गीकरण किया गया है। मतलब द्रव्य जो है उसको अलग अलग ऐसे उनको भेद किए गए हैं बोल सकते हैं। तो उसके अनुसार, उसकी उत्पत्ति के अनुसार, ठीक है, मतलब कि वो जो है वो द्रव्य है, उसमें जो प्रधान है, मतलब कि सपोज उसमें पार्थिव गुण जो है प्रधान है ना, तो पार्थिव द्रव्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें दूसरे महाभूत नहीं है, उसमें दूसरे महाभूत भी है, वो पंच भौतिक ही है, पंच महाभूत है उसमें। लेकिन जो प्रधान है उसके अनुसार उसको किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, उसका भेद किया गया है। इसलिए उत्पत्ति भेद से इस तरीके के हो गए, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे, योनि भेद से, है ना। योनि भेद से मतलब कि उसकी जो योनि है उसके भेद से वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। इसके बारे में भी हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रयोग भेद से। मतलब कि अब प्रयोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मतलब मैं समझाती आपको। प्रयोग मतलब कि हम जब औषध, मतलब जो आहार है, मतलब जो द्रव्य है, उसका किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो है सपोज कि हमने कोई द्रव्य लिए और उससे हम मेडिसिन बना रहे हैं, कोई सपोज कोई दूसरी डिसीजेस है, उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के तौर पर हम वो जो है औषध बना रहे हैं। तो वो उसमें वो द्रव्य का औषध में प्रयोग हो गया, है ना, तो उसको औषध द्रव्य कहेंगे, है ना। लेकिन जब हम जो द्रव्य है उसको हम अपने आहार में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं वो द्रव्यों का, है ना, और वो बहुत हमारे जो है हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे जो स्वास्थ्य है उसको वो क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। मतलब कि हमारा जो स्वास्थ्य है उससे टिका रह रहा है, उससे अच्छा रह रहा है, हमें कोई रोग नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया है, जो प्रयोग है किसका, द्रव्य का, वह किया गया है औषध द्रव्य के और आहार द्रव्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है भेद हो गए द्रव्य के, है ना। प्रयोग भेद से दो वर्गीकरण कौन है, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे रस भेद से वर्गीकरण। क्या है, रस भेद से वर्गीकरण, ठीक है। तो रस भेद से मतलब कि रस मतलब कि ऐसे जो कि हमारे रसनेंद्रिय जो है उसके द्वारा जो है वह महसूस किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रस जो है हमने पहले भी देख चुके हैं हमारे शरीर में। मतलब हम जो आहार लेते हैं उसमें कितने रस रहते हैं, उसमें 6 रस रहते हैं, है ना, 6 रहते हैं ना, है ना। कौन कौन से रहते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, है ना। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो आहार है, जो आहार रहते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ रस जो है वो प्रधान होगा, है ना। उसमें भी कुछ रस जो है वह रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब उसका हम क्या करते हैं कि रस के अकॉर्डिंग जब हम कोई द्रव्यों का वर्गीकरण करते हैं, उसका भेद करते हैं, तो वो जो द्रव्य है उसको उसके रस के अकॉर्डिंग उसको उस भेद के अनुसार उसको रखा जाता है ना। जैसे कि कोई द्रव्य है उसमें मधुर रस है और वो भी प्रधान है वह, है ना, तो उसमें रखा गया, है ना। प्रधान भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो रस है उसमें, कोई द्रव्य है उसमें मधुर भी रह सकता है, उसमें अम्ल भी रह सकता है, तो वो मधुर स्कंद में भी रहेगा, अम्ल में भी रहेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, तिक्त स्कंद, कटुक स्कंद और कषाय स्कंद। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये रस भेद हो गया, है ना। और रस भेद जो है ना, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो रस रहता है ना, हमारे जो बॉडी है उसको क्या करता है, उसके स्वास्थ्य, हमारे जो स्वास्थ्य है शरीर का उसको बनाए रखता है रस। क्योंकि अगर हमने हमारे डाइट में ये 6 रस जो है उसको नहीं लिए तो हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है, रोग उत्पन्न हो सकता है ना। इसलिए ये 6 रस का हमारे शरीर में इंटेक होना चाहिए, ठीक है। हमारे शरीर में 6 रस जो है वह जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो बोला गया है ना, क्यों रखा गया है इतने सारे रसों को, क्यों रखा गया है, क्योंकि
हमारा शरीर जो है इनके बैलेंस से ही हमारा शरीर जो है वह स्वास्थ्य बना रहता है हमारे शरीर का, इसलिए इस 6 रस को रखा गया है। सपोज कोई इंसान है, उसको यदि मधुर ही खाना है, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मधुर मधुर पूरे जो है द्रव्य उसको, जैसे मिठाइयाँ वगैरह वह सभी पसंद है, वही वही खा रहा है, तो उसको तो डिसीज हो जाएंगी ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मधुर खा रहे हैं तो उसके साथ अम्ल वाले भी खाना चाहिए, लवण वाले भी खाना चाहिए, तिक्त भी, कटु भी, कषाय भी, सभी जो रस है उसका, सभी रसों का हमको सेवन करना अनिवार्य है। इससे क्या रहता है कि हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, ठीक है। वरना हमको फिर अगर हमने कोई एक ही स्पेसिफिक रस वाले द्रव्यों का हमने सेवन किए तो उससे हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमारे डाइट में हमारा जो दिन है, एक दिन में हमको ये जो रस है उसके अकॉर्डिंग ही हमको आहार का सेवन करना है, ठीक है। तो ये मैंने बताई थोड़ा, ये रस भेद से हमने बताया क्या, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, तिक्त स्कंद, कटुक स्कंद और कषाय स्कंद। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम विपाक भेद से बताएंगे। तो विपाक भेद से मतलब कि हमने तो रस कितने देखे थे, 6 रस देखे थे, लेकिन उसकी जो विपाक है वह 3 ही है, ठीक है। तो जो मधुर विपाक है एक है ये, फिर उसके बाद अम्ल विपाक और कटु विपाक। इस तरीके से ये भी हम देखेंगे कि मतलब द्रव्य जो है उनको किस किस तरीके से इसमें क्या है, भेद किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद वीर्य भेद से, तो वीर्य 2 है हमारे पास, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। तो ये वीर्य भेद से हो गया, ठीक है। फिर अब दोष भेद से, ठीक है। तो दोष भेद से मतलब कि हमारे शरीर के जो दोष हैं, ठीक है, वात, पित्त और कफ, है ना। यदि हमारे शरीर के दोष जो है वह बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है हमारे शरीर में, यदि किसी दोष का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब तीनों दोष जो है वो एक साथ प्रकोप होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वात प्रकोप के कारण भी हो सकता है हमको रोग, है ना। तो इस तरीके मतलब यदि ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में यदि दोष प्रकोप हो रहा है तो हम उसको शमन करने के लिए कुछ द्रव्य देंगे। तो जो दोष शमन करने के लिए जो द्रव्य दिए जाते हैं उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, उसको क्या किया जाता है, एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो हो गया दोष शमन द्रव्य। फिर उसके बाद हमारे शरीर में यदि बहुत ज़्यादा दोष जो है वह शमन हो गए हैं, दोष जो है हमारे शरीर में वह शमन हो गए हैं, शमन होने पर हम क्या करेंगे कि उसको प्रकोप के लिए, मतलब हमारा प्रकोप मतलब उसको सम अवस्था में लाने के लिए, है ना, ऐसा प्रकोप भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमको उसको सम अवस्था में लाना है, इसलिए हमको कोपन द्रव्य ही उसको देना पड़ेगा। तभी उसको क्या करना है कि उसको बढ़ाएंगे, है ना, जो कम हुए उसको बढ़ाएंगे और उसको नॉर्मलाइज करेंगे फिर, ठीक है। तो इस तरीके के द्रव्य में इसको रखा गया है कि शमन द्रव्य, फिर कोपन द्रव्य, स्वस्थ हित मतलब कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। हाँ, ना ही वो शमन कर रहा है ना ही वह कोपन कर रहा है, वह हमारे दोषों को जैसे है मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल रख रहा है, ना ही वह शमन करेगा ना ही वह उसका प्रकोप करेगा। तो यह हो गया स्वास्थ्य हित द्रव्य। ओके, तो ये दोष भेद से हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आधुनिक रचनात्मक वर्गीकरण, ठीक है। आधुनिक रचनात्मक वर्गीकरण मतलब कि जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से है, तो वह है उद्भव भेद से, दूसरा है कुल भेद से, तीसरा है आकृति भेद से, चौथा है वय भेद से वर्गीकरण। तो ये सभी चीज़ हम देखेंगे बाद में, ठीक है। इसका थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे हम इसको अच्छे से, ठीक है। अभी मैंने बस वर्गीकरण बताना था इसलिए मैंने अच्छे से बताई है, ठीक है। तो ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जो हमने द्रव्य वर्गीकरण जो है उसमें सबसे पहला देखे थे, पहला कौन सा देखे थे हमने, चेतन और अचेतन द्रव्य जो है उसके भेद। जो चेतन और अचेतन द्रव्य है उसके भेद से द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखे थे, 2 आ रहे थे, कौन कौन से, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, है ना, 2 आ रहे थे ना। तो अब चेतन द्रव्य की बात करते हैं। तो चेतन द्रव्य मतलब कि जिसमें चेतना धातु का मतलब कि आत्मा का निवास और अभिव्यक्ति है, मतलब कि जिसमें हमारे जो चेतना धातु है मतलब कि जिसमें कि आत्मा है, जिसमें आत्मा निवास करती है, उसको हम क्या कहेंगे, चेतन द्रव्य कहेंगे। जैसे कि वृक्ष वगैरह, कोई प्लांट है ना, उसमें क्या रहेगा कि उसमें चेतना धातु रहती है, इसलिए वह चेतन द्रव्य हो गए, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, वह चेतन द्रव्य हो गए। अब अचेतन द्रव्य मतलब क्या ना, मैं बताती हूँ वो भी, ठीक है। तो अचेतन द्रव्य मतलब कि जिसमें चेतना की स्थिति और अभिव्यक्ति नहीं हो, मतलब कि जिसमें आत्मा जो है वह
नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? आत्मा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? इट इज कॉल्ड एज अ अचेतन द्रव्य। इट इज कॉल्ड एज अ, उसको क्या बोलेंगे हम? अचेतन द्रव्य, है ना, अचेतन द्रव्य हम उसको बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि स्वर्ण है, स्वर्ण आदि धातु, फिर अन्य पार्थिव जो द्रव्य है वह सभी जो है वह अचेतन में आ जाएंगे, ठीक है, वह सभी जो है वह अचेतन में आ जाएंगे। अब जो है अपन ने चेतन द्रव्य देखे, मतलब कि जिसमें क्या रहता है? आत्मा रहती है ना, तो उसको अपन ने चेतन बोले, चेतन द्रव्य बोले, है ना। लेकिन चेतन द्रव्य भी पुनः दो शाखाओं में विभक्त है, बोल रहा है, कौन कौन से? तो अंतश्चेतन और बहिर्य चेतन, अंतश्चेतन और बहिर्य चेतन, ठीक है। ऐसे दो जो है यह चेतन द्रव्य के क्लासिफिकेशन है, बोल सकते हैं अपन, है ना। इट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन, वी कैन से, है ना, अपन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे अंतश्चेतन मतलब क्या होता है। अंतश्चेतन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जिसमें चेतना की पूर्व अभिव्यक्ति नहीं होती है ना। जो चेतना है, मतलब कि जो आत्मा है, जो चेतना धातु है, उसकी जो है वह पूर्ण, पूर्ण मतलब कि पूरी तरीके से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। उनमें चैतन्य के बाहर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जो कि चैतन्य के जो बाहर के जो लक्षण है, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो लक्षण दिखाई देना चाहिए, आत्मा जब रहती है तो जो लक्षण दिखाई देना चाहिए वह लक्षण हमको दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो वह जो है वह किस में आ जाएगा? अंतश्चेतन जो है द्रव्य में आ जाएगा। वह किस में आ जाएगा? अंतश्चेतन द्रव्य में आ जाएगा। वह जिसमें सुख दुखादि संवेदना, जो सुख दुखादि संवेदना है वह उसमें प्रकट नहीं होती है, मतलब कि सुख दुख वह कुछ भी उनकी जो फीलिंग्स है वह उसमें नहीं दिखती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको अंतश्चेतन द्रव्य कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? अंतश्चेतन द्रव्य, अंतश्चेतन द्रव्य उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंतश्चेतन द्रव्य के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या? बहिर्चेतन द्रव्य, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? बहिर्चेतन द्रव्य। तो बहिर्चेतन द्रव्य मतलब क्या होता है कि जिसमें चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, मतलब कि उसको सुख दुख आदि जो भाव है वह हमको प्रकट होते हैं, वो हमको अच्छे से दिखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बहिरस चेतन द्रव्य कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बहिरस चेतन द्रव्य कहते हैं। वह चैतन्य के लक्षण जो है हमको क्या होते हैं? बाहर से व्यक्त होते हैं। जो चैतन्य के जो लक्षण रहते हैं, चैतन्य के लक्षण जो रहते हैं वह हमको बाहर से दिखाई देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बहिरस चेतन कहते हैं, है ना। बहिरस चेतन द्रव्य जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बताया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या है कि कार्य कारण भेद से द्रव्य जो है उसका वर्गीकरण, है ना। कार्य कारण भेद से द्रव्य जो है उसका वर्गीकरण किस तरीके का है? हमने सेकंड में देखे थे ना। तो कारण द्रव्य आ जाते हैं उसमें, कार्य द्रव्य, ऐसे इस तरीके के दो द्रव्य आ जाते हैं उसमें, ठीक है। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ऐसे दो द्रव्य उसमें आ जाते हैं। अब कारण द्रव्य क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सभी चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो कारण द्रव्य मतलब कि सृष्टि के उत्पत्ति को कारणीभूत रहने वाले 9 है द्रव्य जो है वह 9 है। सृष्टि की उत्पत्ति को कारणीभूत रहने वाले जो द्रव्य है वह कितने हैं? 9 है। कौन कौन से वह द्रव्य? पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश, यह पंच महाभूत, मतलब ये पांचों क्या है? पंच महाभूत है। फिर काल, दिशा, आत्मा व मन, ऐसे जो है वह 9 कारण द्रव्य जो है उसका वर्गीकरण, उसका जो है बताया गया है, ठीक है। कि कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सृष्टि के उत्पत्ति को कारणीभूत होते हैं, मतलब कि सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वो उसके कारण होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह करने में वह उसका बहुत बड़ा रोल होता है कारण द्रव्यों का, ठीक है। तो ये हो गया कारण द्रव्य के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य मतलब क्या कि एक मिनट, हम फिर से मैं करती इसे, ओके, हाँ, कार्य द्रव्य के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो कार्य द्रव्य मतलब क्या कि 9 कारण द्रव्य हमने देखे, ठीक है। तो 9 कारण द्रव्य में से सृष्टि में निर्माण होने वाले द्रव्यों को हम क्या कहते हैं? कार्य द्रव्य कहते हैं। मतलब कि हमने जो कारण द्रव्य देखे, हमने क्या देखे? कारण द्रव्य जो देखे 9, उससे सृष्टि में निर्माण होने वाले जो द्रव्य रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्य द्रव्य कहते हैं। यह कितने हैं? यह असंख्य है, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमने जो कारण द्रव्य देखे थे वो कितने थे? 9 थे। लेकिन जो
कारण द्रव्य है, कार्य द्रव्य जो है वह कितने हैं, वह असंख्य है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हम, वह कैसे है, असंख्य है। ठीक है, तो यह जो असंख्य रहने पर द्रव्य गुण विज्ञान में कार्य द्रव्यों का विचार किया जाता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, द्रव्य जो है, अपन जो लॉन्ग ड्रग्स पढ़ते हैं, शॉर्ट ड्रग्स पढ़ते हैं, सभी चीज़ जो द्रव्य वगैरह जो हम देखते हैं, तो वह जो है कार्य द्रव्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्य द्रव्य के बारे में। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद थर्ड क्या है, उत्पत्ति भेद से उत्पत्ति भेद से द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति भेद से द्रव्य का वर्गीकरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बताई थी ना कि पार्थिव, आप्य, अग्नेय, वायव्य और आकाशीय, ऐसे 5 आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो है 5 है, यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप तब तक रिवाइज करते रहिए, पहला अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो देख लो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं याला उत्पत्ति भेद से द्रव्य का वर्गीकरण, यह जो है इसके बाद से मैं अपलोड करती हूँ दूसरा एक लेक्चर फिर से। ठीक है, ओके, तो फिर अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।